अर्जुन कुमार आयुर्वेदाचार्य आप सभी का चक्र चिकित्सालय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य है हमारा कि चक्र चिकित्सा को पुनः स्थापित करने के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। चक्र चिकित्सा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे सर्वप्रथम हमारी कोई भी वीडियो बनने का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए आज इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चक्र चिकित्सा। चक्र चिकित्सा विश्व की पुरातन विलुप्त चिकित्सा पद्धति है। पुराने पौराणिक काल में हमारे ऋषि मुनि अपने चक्रों को साध कर अपनी काया को निरोग रखते थे। धीरे धीरे यह व्यवस्था विलुप्त होती चली गई, जिसे आज की इस आपाधापी भरी लाइफ को, जहां हम बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक नए रोग का निर्माण हो रहा है और हमारी जो काया है वह काया अव्यवस्थित हो रही है, किसी रोग की चपेट में आ रही है। और दोस्तों, जो कोरोना काल है, हम इस कोरोना काल में एक नए व्यवस्था के साथ में जीना पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं चक्र चिकित्सा। चक्र चिकित्सा दोस्तों, हमारा जन्म हमारी माँ के गर्भ से होता है। हम जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी पूरी काया का निर्माण मात्र माँ के साथ जुड़े नाभि के द्वारा ही हमें पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जो 270 दिन का कार्यकाल है, उसे हम अपनी माँ के गर्भ में गर्भनाल से जुड़कर अपनी संपूर्ण काया का निर्माण कर पुनः पृथ्वी पर हमारा पदार्पण होता है और हम एक स्वस्थ काया लेकर के आते हैं। इन 270 दिनों में हम अपनी माँ के गर्भ में थे और हमारी पूरी काया का निर्माण हुआ। जब हम 270 दिन अपनी माँ के गर्भ में बिताकर बाहर आए, उसके बाद हमें इस संसार में तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ा है। आज जितने भी रोगों का निर्माण हो रहा है या जितने भी रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं, इन सब के पीछे हमारी नाभि है। हमारी नाभि के द्वारा जिस ऊर्जा को हमारे संपूर्ण शरीर में संचालित किया जाता है, उस नाभि के द्वारा जब ये अव्यवस्थित रूप से संचालित होता है, तभी हमारे शरीर में रोगों का निर्माण होता है। और हमें तथाकथित रूप से बताया जाता है कि हमारी कुछ ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारी नाभि से जुड़ी हुई है, हमारे चक्रों से जुड़ी हुई है, नाभि के साथ साथ हमारे संपूर्ण शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुल 7 चक्रों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चक्र हमारा नाभि चक्र ही होता है, जिसे या सूर्य चक्र के भी नाम से जाना जाता है। आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में इसे धड़न के नाम से भी जाना जाता है। और प्रायः ग्रामीण इलाकों में एक पहचान होती है कि जब किसी को लूज मोशन होती है, तभी लोग कहते हैं कि इसका धर्म जो है हट गया है।
केवल लूज मोशन ही धर्म का कारण है? नहीं, संपूर्ण शरीर में 72,864 रक्त धमनियां हैं और इन धमनियों में संतुलित और निरंतर ऊर्जा का प्रवाह करने का कार्य नाभि का है। इन नाभि के साथ साथ हमारे शरीर में 6 और चक्र हैं, रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर भी इस कार्य में सहायता करते हैं। पहले इन रेगुलेटरों के बारे में हम जानते हैं। सबसे प्रथम हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे हम सूर्य चक्र या नाभि चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्रम में ये तीसरा चक्र कहलाता है। क्रम का पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के ऊपर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र या सूर्य चक्र होता है। और इस नाभि चक्र के ऊपर अवस्थित हमारा हृदय चक्र होता है। इस हृदय चक्र से ऊपर जो चौथा चक्र है वह हमारा विशुद्धि चक्र कहलाता है। विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो दोनों भवों के बीच में जहां हम तिलक करते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। जहां हम टीकी रखते हैं, माताएं बहनें जहां अपनी चूटियां रखती है, उस जगह पे सहस्त्रार चक्र होता है। इस प्रकार हमारे शरीर में कुल 7 चक्र हैं और हमारे शरीर के आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी रोग का कारण यह चक्र ही है। इन चक्रों में जब ऊर्जा का अव्यवस्थित संचार होता है तभी हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि किन चक्रों के अव्यवस्थित होने से क्या क्या है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि शब्द का मूल जो है वह नाभि चक्र है। तो नाभि चक्र पे आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाभि चक्र के बारे में। नाभि चक्र चूंकि सभी चक्रों में प्रधान चक्र है और यही चक्र अव्यवस्थित होने के कारण बाकी के अन्य चक्र भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये नाभि चक्र क्योंकि ये 10 नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे और चारों दिशाओं के 4 कोण, 8 आगे मतलब पेट की ओर और एक रीढ़ की हड्डी के पीछे जाने के कारण ये टोटल हो गए 10। और इन्हीं 10 दिशाओं में हमारी नाभि के भटकने की वजह से या असंतुलित होने की वजह से हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि यदि आपकी नाभि छाती की तरफ अर्थात ऊपर की ओर आ जाए तब क्या होता है। इससे फेफड़े से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग, मधुमेह, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लिवर डिसऑर्डर इत्यादि रोगों का जन्म होता है। यही नाभि जब नीचे की ओर चली जाती है तो उस व्यक्ति को पतला दस्त होने लग जाता है। साथ ही साथ जब नाभि बाईं ओर खिसक जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर गर्माहट अत्यधिक आने लगती है। साथ ही साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ जनित रोग जल्दी उन्हें घेर लेते हैं।
यदि यह ज्यादा दिनों तक बना रहता है तो अस्थायीकरण के रूप में उनके शरीर में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। दाहिनी तरफ अगर आपका नाभि खिसक जाता है तो आपका लीवर डिसऑर्डर के साथ साथ मंद अग्नि भी होती है, पित्त की अधिकता हो जाती है, एसिड बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, जलन दाह जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। गर्मी शरीर में ठंडी गर्मी का संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात क्षार और अम्ल का संतुलन बिगड़ जाता है, मंद अग्नि हो जाती है, अपच हो जाता है, आफरा बनने लगता है, जैसी अनगिनत बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यदि नाभि पेट के ऊपर की तरफ आ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर मोटापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति मोटा होता हुआ चला जाता है। और यही नाभि यदि रीढ़ की हड्डी की ओर चला जाए तो वह व्यक्ति कितना भी खा ले हमेशा दुबला पतला ही बना रहता है। इस प्रकार हमने जाना, साथ ही साथ जब स्त्रियों के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। अगर बाईं ओर यह खिसक करके जाती है, ऊपर की ओर बाईं साइड में अगर खिसकती है तो औरतों के गर्भाशय संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। दाईं ओर जाती है तो बाईं किडनी से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस अनगिनत रोगों का कारण हमने जाना कि ये नाभि है। इसके साथ साथ यह अगर नीचे की ओर खिसकती है तो ऊपर के सभी चक्रों, नाभि चक्र से ऊपर के सभी चक्रों को अर्थात हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को भी नीचे की ओर खींच देती है, जिस कारण से ये सभी चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं। और यदि ऊपर की ओर खींच गई या दाएं की ओर खींच गई तो भी ये सभी चक्र अपने आप में अव्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार किसी पे कम और किसी पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब हम इसे पुनः बैलेंस करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं और एक्टिव करते हैं, तभी यह चक्र अपने मूल स्वरूप में वापस आते हैं। हम कभी भी जब रोगापचार करते हैं तो केवल उस ऑर्गन में उत्पन्न हुए रोगों की संप्राप्ति के लिए औषधियों का सेवन करते हैं। अगर वो ऑर्गन कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन चूंकि चक्र अव्यवस्थित ही रही है, चक्रों को व्यवस्थित नहीं की गई, इस कारण आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति होना जारी रहा है। जब तक हम उस ऑर्गन की खराबी के लिए जो औषधियां ले रहे हैं ठीक करने के लिए, उसके साथ साथ यदि चक्रों की औषधि को भी हम सम्मिलित करें, तभी हम पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना की पूर्ति कर पाएंगे। अन्यथा यह रोग बार बार आपको परेशान करता रहेगा। आपने देखा होगा कि आप 6 महीना, साल भर आप इलाज कराने के बाद ठीक रहते हैं, पुनः आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है और किसी बड़े रोग, भयावह रोगों की उत्पत्ति होती है और हमारे चिकित्सकों द्वारा आपको पुनः स्वास्थ्य करने के लिए उस ऑर्गन की औषधि निरंतर चलाई जाती है। मेरा केवल इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप औषधियां ऑर्गन की जरूर लें,
क्योंकि ऑर्गन को ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो ऑर्गन तभी पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे या अन्य रोग की उत्पत्ति ना हो दोबारा। इसके लिए हमें चक्रों को व्यवस्थित करना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि मणिपुर चक्र को व्यवस्थित करने के कौन कौन से उपाय। मणिपुर चक्र को व्यवस्थित करने के लिए हम योग का भी उपयोग कर सकते हैं। योग को अपना करके भी हम अपने चक्रों को व्यवस्थित कर सकते हैं। रम बीज मंत्र है नाभि चक्र का। इस रम का उच्चारण करने मात्र से हमारी नाभि व्यवस्थित हो सकती है, किंतु यह बहुत ही चंचल होती है। हमारी नाभि कभी भी हट सकती है। किन किन कारणों से यह हट जाती है? जब हम किसी दूषित वातावरण में भ्रमण करते हैं तब भी हमारी नाभि अपने मूल स्थान से विचलित हो जाती है, हट जाती है। जब हम किन्हीं से गुस्से में बात करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं तब भी हमारी नाभि अपने मूल स्थान से हट जाती है। कोई भी सामान हम अति वेग के साथ उठा लेते हैं तो भी हमारी नाभि हट जाती है। या एक हाथ से हम कोई भी भारी सामान लेकर के कुछ ज्यादा दूरी तक चलेंगे तो भी हमारी नाभि हट जाएगी। उत्तेजनावश कोई भी सामान उठा लेने की वजह से भी हमारी नाभि हट जाती है। पगडंडियों में ऊबड़ खाबड़ जगहों पे चलने की वजह से भी हमारी नाभि हट जाती है। सीढ़ियों पे अनवायलेंस होकर के चलने के कारण भी हमारी नाभि हट जाती है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो बस पे, बाइक पे या कार में जब बैठे होते हैं और जब रास्तों में गड्ढे आते हैं, उस गड्ढों के कारण जो हिचकोला पड़ता है, उस हिचकोले की वजह से भी आपकी नाभि अपने मूल स्थान से हट जाती है। और हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि हमें अपनी नाभि को व्यवस्थित करना है। जब आपको अचानक से लूज मोशन होने लगता है तब आप जाकर के बहुत सारी औषधियों का सेवन करते हैं, फिर भी यह ठीक नहीं होती और यह क्रैम्प के साथ बढ़ती चली जाती है, तब आपको सलाइन वगैरह करने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो दिया की मदद से भी, लोटे की मदद से भी या पैर को खींचकर या झटके से भी बिठाने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इन एक्सपर्टों की भी संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है। और यदि अजानकार व्यक्ति से आपने अपनी नाभि को बिठवाया तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि वह नाभि अपने मूल स्थान पे आने की बजाय किसी दूसरे स्थान पे ना चली जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी आयुष केयर में चक्र चिकित्सा के माध्यम से हम सभी को चक्रामृत नामक औषधि, चक्रामृत नामक महाऔषधि का निर्माण किया। इस औषधि में विशुद्ध आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का समागम कर साथ ही साथ मंत्रों से विभूत सिद्ध कर इस औषधि का निर्माण किया। यह औषधि दो रूपों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस औषधि का सेवन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय करने से आपकी नाभि हमेशा व्यवस्थित रहेगी। साथ ही साथ इसका 1/4 टैबलेट पानी के साथ घिसकर यदि नाभि पर लेपन किया जाए तो भी आपकी नाभि व्यवस्थित रहेगी। अगर कोई व्यक्ति
रोगी है तो उस रोगी व्यक्ति को अन्य औषधियों के द्वारा, अन्य औषधियों के सेवन के साथ साथ, चाहे वह किसी भी रोग से ग्रसित रोगी हो, उस रोगी को चक्रामृत का सेवन नितांत और लेपन भी नितांत रूप से करना आवश्यक है। उन्हें करना चाहिए, क्योंकि नाभि ही आपकी जन्म और मृत्यु का कारण है। अगर इसे हमने आज अपनाया तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हम करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं और कमा करके रोग के पीछे ही खर्च करते चले जाते हैं, लेकिन मात्र एक टैबलेट सुबह सूर्योदय के समय और एक टैबलेट संध्या सूर्यास्त के समय चूसने से और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नाभि पर लेपन करने से और रात्रि में सोने से पूर्व भी अपनी नाभि पर लेपन करने मात्र से हम एक स्वस्थ काया का निर्माण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। आप लाइक और कमेंट जो भी हो जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक रात्रि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। जो भी औषधियों से या रोगों से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वह बुधवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक हमारे गूगल मीट के माध्यम से आप जुड़कर हमसे और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट, आयुर्वेदाचार्य, एक्यूप्रेशर, हेमोपैथिक के एक्सपर्ट, यूनानी के एक्सपर्ट, सभी लोग उपस्थित रहते हैं। उनसे आप जानकारियां ले सकते हैं। तो प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का ही कार्यक्रम है। यह 1 घंटे का कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप जुड़ करके सम्मिलित होकर के अधिक जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय।